हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम सबने देखा था कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसके विभिन्न माप क्या है और राष्ट्रीय आय संबंधित जो भी विभिन्न धारणाएं थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय को 3 तरीके से मापा जाता है, जिसमें हमने एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो आय का फ्लो है वो एक कंट्री में किस प्रकार से घूमता रहता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ। यह टॉपिक भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कई बार इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बात की है कि जो राष्ट्रीय आय है, ये एक प्रकार का प्रभाव होता है या फ्लो होता है और प्रत्येक वर्ष बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन एक कंट्री में किया जाता है और जो भी इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो उत्पादन के साधनों के द्वारा किया जाता है। जो भी हमारे उत्पादन के साधन है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उद्यमी है, इनके द्वारा इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और जो फर्में होती है उन उत्पादन के साधनों को या इनकी सेवाओं को खरीदती है और जो भी इनकी सेवाओं को खरीद रहे उसके सेवाओं के बदले में कुछ उसको भुगतान करती है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो साधनों का या उत्पादन के जो भी साधन है उनकी सेवाओं का फर्म की ओर होता है और जो फर्म है जो उनको सेवाओं के बदले में जो भुगतान कर रही है, मुद्रा के रूप में या मनी के रूप में, जिस भी रूप में कर रही है, वो सेवाओं के रूप में जो उनको मुद्रा दे रही है उसका प्रवाह उत्पादन के साधनों की ओर हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो उत्पादन के साधनों ने अपनी सेवाएं फर्म को दी, फर्म ने उसका भुगतान दोबारा उत्पादन के साधनों को किया कि ये फर्म एक चक्र के रूप में चल रहा है कि जो भी उत्पादन के साधन है उन्होंने अपनी सेवाएं फर्म को दी और फर्म ने दोबारा उसका भुगतान उनको कर दिया। इस प्रकार जो राष्ट्रीय आय के प्रवाह एक निरंतर चलता रहता है और इसका न तो कोई आरंभ होता है और न ही कोई अंत होता है। इसी कारण राष्ट्रीय आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह भी कहा जाता है। और अगर आप राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह की आप डेफिनेशन देना चाहें तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय उत्पादन, आय का सृजन तथा वैसे संबंधित न समाप्त होने वाला प्रवाह है। उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन द्वारा ग्रस्तों को जो उत्पादन के कारकों के स्वामी होते हैं के लिए आय का सृजन होता है। परिवार द्वारा व्यय और अधिक उत्पादन हेतु मांग का सृजन करता है। इस प्रकार उत्पादन, आय तथा व्यय एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। मोटा मोटी ये यही कहना चाह रहा है कि जो भी उत्पादन के साधन है वो घरेलू क्षेत्र द्वारा एक फर्म को दिए जाते हैं और जो उत्पादन के साधनों को की जो सेवाएं वो फर्म खरीदती है और उसका भुगतान वो दोबारा घरेलू क्षेत्र को कर देती है। और जो उन्होंने मुद्रा के रूप में जो पेमेंट करते हैं वो जो घरेलू क्षेत्र वाले बेचारे हैं वो उसी मुद्रा से दोबारा फर्म से अपने वस्तुओं तथा सामानों को खरीदते हैं, अपने ज़रूरत की चीज़ों को। तो ये जो आय का प्रवाह एक क्षेत्र से दूसरे ओर की तरफ चलता रहता है। और कई बार हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति की आय होती है वो दूसरे व्यक्ति का व्यय होता है। मान लीजिए आप दुकान से कोई सामान खरीदने गए और आपने दुकानदार को 100 रुपये देकर कुछ भी सामान खरीदा, तो आपने 100 रुपये खर्च किए, तो ये तो आपका एक्सपेंडिचर हो गया और दुकानदार ने जो 100 रुपये प्राप्त किए ये है उसके लिए अपनी आय है। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो एक व्यक्ति की आय होती है वो दूसरे व्यक्ति का व्यय होती है, या जो दूसरे व्यक्ति का व्यय होता है वो दूसरे व्यक्ति की आय होती है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय एक दूसरे के सदैव बराबर रहते हैं, या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को हम 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला आता है हाउस होल्ड सेक्टर या घरेलू क्षेत्र।
दूसरा आता है प्रोड्यूसर सेक्टर, या प्रोड्यूसर सेक्टर को अपन उत्पादक क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा आता है गवर्नमेंट सेक्टर या सरकारी क्षेत्र, और चौथा आता है फॉरेन सेक्टर। की इकोनॉमी में इन चारों सेक्टर में किस प्रकार आय का आदान प्रदान होता रहता है और आय किस प्रकार से इन चारों क्षेत्रों में आपस में घूमती रहती है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर आता है कि आय के चक्रीय प्रवाह को हम दो प्रकार से दे सकते हैं। पहला आता है रियल फ्लो या वास्तविक प्रवाह, दूसरा आता है मॉनेटरी फ्लो। अब इसको रियल फ्लो को और मॉनेटरी फ्लो को अगर हम एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं कि मान लीजिए घरेलू क्षेत्र ने अपनी सेवाएं फर्म को दी उत्पादन के साधनों का उत्पादन करने के लिए, जो भी इनकी सेवाएं थी उन्होंने अपने फर्म को दी। कि जो भी मजदूर वगैरह बेचारे घरेलू क्षेत्र से फर्म की तरफ गए, उन्होंने अपनी सेवाएं फर्म को दी और फर्म ने उनकी सेवाओं के बदले में उनको क्या करा, जो भी अपना जो उत्पादन हो रहा था गुड्स और वस्तुओं का, वो उन्होंने उसको प्रोवाइड करवाया फर्म ने घरेलू क्षेत्र को। तो जो घरेलू क्षेत्र है उसने तो अपनी सेवाएं दी, और जो फर्म था उसने सेवाओं के बदले में उनको कुछ साधन उपलब्ध कराए। जो इस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है वो होता है रियल फ्लो। अब इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो घरेलू क्षेत्र है उसने अपनी सेवाएं इसको दी थी फर्म को, तो फर्म ने उनको अपनी सेवाओं के बदले में उनका पेमेंट कर दिया था। कि भले ही वो मजदूरी के रूप में हो, ब्याज के रूप में, जो भी था, उसने घरेलू क्षेत्र को उस चीज का पेमेंट मुद्रा के रूप में कर दिया था। फिर घरेलू क्षेत्र को जो मुद्राएं मिली उसने दोबारा उसको फर्म की ओर खर्च कर दिया कुछ वस्तुओं और सामान खरीदने के लिए। तो मॉनेटरी फ्लो में क्या होता है, जो मुद्रा के रूप में जो प्रवाह चलता है वो तो मॉनेटरी फ्लो है। और रियल फ्लो में जो वास्तविक प्रवाह देखा जाता है कि उन्होंने अपनी सेवाएं दी और सेवाओं के बदले में बेचारों को उन्होंने कंपनी वालों ने उनको अपनी साधन गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाती, जो भी फैक्ट्री की जो भी था। अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में या आय के चक्रीय प्रवाह में हम मुख्यतः तीन मॉडल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला आता है द्वि क्षेत्रीय मॉडल या टू सेक्टर मॉडल, दूसरा है थ्री सेक्टर मॉडल, और तीसरा है फोर्थ सेक्टर मॉडल। तो हम तीन के बारे में अध्ययन करते हैं। टू सेक्टर मॉडल में तो हम क्या करते हैं, केवल दो ही क्षेत्र लेते हैं, घरेलू क्षेत्र और फर्में, कि इन दोनों के बीच में आय का प्रवाह किस तरीके से हो सकता है, ये एक छोटे रूप में समझने के लिहाज से हम ले रहे हैं। तीन क्षेत्रीय मॉडल में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को भी इसमें शामिल कर लेते हैं कि इन तीनों में आय का प्रवाह किस तरीके से होता है और किस तरीके से इकोनॉमी में आय चलती रहती है। फोर्थ सेक्टर मॉडल में हम विदेशी क्षेत्र को भी शामिल कर लेते हैं कि विदेशों के साथ हमारा आदान प्रदान किस तरीके से होता है, और इसको ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी मॉडल में होता है जब हम विदेशों के साथ जो लेन देन करते हैं, एक हमारी इकोनॉमी दूसरे क्षेत्र के लिए भी खुल चुकी है, वो ओपन इकोनॉमी कहलाता है। क्लोज इकोनॉमी में देश के अंदर ही व्यापार करते रहें। तो जो टू सेक्टर मॉडल और थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह मॉडल। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आपके एग्जाम में भी आया था, आप डायग्राम के द्वारा बताना ज़्यादा आसान होता है। देखिए इसमें दो क्षेत्र लिए गए हैं। पहला तो है घरेलू क्षेत्र या गृहस्थ या परिवार, जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र या फर्में, या जो वस्तुओं का जो उत्पादन कर रही है उसको क्या कहलाते हैं, उत्पादक क्षेत्र। अब इसमें देखो दो बॉक्स बने हुए हैं। पहला बॉक्स तो क्या है, इसमें अंदर की तरफ बना हुआ है, और जो ये दूसरा क्षेत्र है, ये दूसरा बॉक्स है, इसमें बाहर की तरफ बना हुआ है। अब आप देखना जो अंदर वाला बॉक्स है, अंदर वाले बॉक्स में आप देखना सबसे पहले, एक मिनट, इसमें पॉइंटर में अपन पेन लगते हैं। ये जो घरेलू क्षेत्र है ये अपनी सेवाएं किसको दे रहा है, उत्पादक क्षेत्र को। कि भले ही वो किस रूप में दे रहा है, भूमि के रूप में, पूंजी के रूप में, श्रम के रूप में अपनी सेवाएं इसने उत्पादक क्षेत्र को की। और जो इसने सेवाएं दी वो उत्पादक क्षेत्र ने क्या करा, उन
सेवाओं के बदले में इसको जो वस्तुएं थी, जो इसके यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी वस्तुएं सेवाओं का, वो उसने इस घरेलू क्षेत्र को दे दिया। तो ये जो अंदर वाला है जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये क्या कहला रहा है? वास्तविक प्रवाह का एक एग्जाम्पल के रूप में कि ग्रस्त परिवारों ने या घरेलू क्षेत्र ने अपनी सेवाएं उत्पादक को दी, और फैक्ट्री में जो भी उत्पादन हो रहा है वो इसने अपनी वस्तुएं और सेवाएं वापस किसको दे दी? घरेलू क्षेत्रों को। अब एक आप बाहर वाला जो बॉक्स है इसको देखना कि ये अंदर वाले बॉक्स में दिखाया गया है कि इसने अपनी वस्तुएं और सेवाएं किसको दी? उत्पादक को। और इस फर्म ने क्या करा है? इसके बदले में इसको क्या कर दिया? भुगतान कर दिया घरेलू क्षेत्र को। वो भुगतान किस रूप में किया गया? कि लगान के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में या लाभ के रूप में। तो घरेलू क्षेत्र ने अपनी सेवाएं उत्पादक क्षेत्र को दी, और उत्पादक ने क्या करा? वापस उसका भुगतान मुद्रा के रूप में कर दिया। फिर जो इसको मुद्रा के रूप में जो भी भुगतान मिला है, उसने क्या करा? दोबारा वह उत्पादक क्षेत्र में वस्तुएं व सेवाएं खरीदने के लिए खर्च कर दिया कि मुझे कोई भी वस्तु के सामान की ज़रूरत है, दोबारा उसने उत्पादक क्षेत्र को दे दिया। ये एक हम छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि अर्थव्यवस्था में एक ही ग्रस्त क्षेत्र होते हैं या एक भी उत्पादक होता है। बहुत सारे उत्पादक क्षेत्र है, बहुत सारे घरेलू क्षेत्र है, सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो एक समझाने के लिए है कि हमने माना कि इकोनॉमी में एक उत्पादक क्षेत्र है, एक घरेलू परिवार है। तो ग्रस्तों ने अपनी उत्पादन की सेवाएं उत्पादक क्षेत्र को दी, और इसने सेवाओं के बदले में उसको भुगतान कर दिया, और जो उसने भुगतान करा उसने उस पैसों को इसकी उत्पादक सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च कर दिया। मतलब इन्होंने इसको आय दी और इसने इस आय को इसमें व्यय के रूप में खर्च कर दिया, और जो इसने इसको उत्पादक क्षेत्र में जो व्यय करा वो उत्पादक क्षेत्र की आय हो गई, और ये इस तरीके से एक प्रवाह के रूप में आपस में घूमते रहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रस्त से और उत्पादक से क्या लेना देना है, और इसके बीच में आपस में आय का किस तरीके से प्रवाह चलता रहता है। अब हम वास्तव में देखते हैं कि जो घरेलू क्षेत्र होते हैं, वो जो भी उत्पादन के साधनों ने जो उनको भुगतान कराया या जो उनकी आय हुई है घरेलू क्षेत्र की, वो संपूर्ण आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च नहीं करते, बल्कि उसका कुछ बचत भी अपने पास रख लेते हैं कि भविष्य में अगर मुझे कुछ काम पड़ जाए तो मैं वो चीज़ें, अपनी बचत को मैं इस्तेमाल कर सकूंगा। तो ये जो इसका दूसरा मॉडल है, द्वि क्षेत्रीय मॉडल की बात कर रहे हैं, इसमें वित्तीय प्रणाली को भी हम लेते हैं। वित्तीय प्रणाली को आप बैंक के रूप में समझ लीजिएगा कि जो बैंक है, तो क्या होता है कि गृहस्थों ने अपनी सेवाएं इसको दी, उत्पादक क्षेत्र को। उत्पादक क्षेत्र ने इन सेवाओं के बदले में इसको क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। अब इसने क्या करा? घर परिवारों ने जो इनको उत्पादक क्षेत्र से जो मिला है उसमें से इसने कुछ भाग तो क्या करा? अपनी वस्तुओं सेवाएं खरीदने के लिए इसको वापस पैसे दे दिए, और कुछ भाग क्या करा? इसने बचत के रूप में रख लिया, और उसने बचत को किस में जमा करा दिया? बैंक में। कि जो मेरी बचत है मैं इसको बैंक में जमा करा देता हूँ। कई बार जो फर्म है उनको उधारी की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने बैंक से क्या ले लिया? उत्पादक क्षेत्र ने उधार ले लिया। तो क्या कह रहा है कि इसने जो घर परिवार वालों ने जो बचत है, संपूर्ण जो भी बचत थी उसने बैंक में जमा करा दी, और जो बैंक ने दोबारा इसको उत्पादक क्षेत्र को उधार पे पैसा दे दिया। तो जो हमारी बचत है वो भी क्या है? निवेश के बराबर हो जाती है कि जितनी हाउस होल्ड सेक्टर ने बचत करी, सेविंग करी, वो इन्वेस्टमेंट के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो जो आय का जो प्रवाह है वो भी एक्यूरेट अर्थव्यवस्था में घूमता रहता है। बस ये आपने वित्तीय क्षेत्र से इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करा है कि जो भी घरेलू क्षेत्र होता है वो संपूर्ण जो उसकी आय है उसको खर्च नहीं करता, बल्कि उसको बचत के रूप में रख लेता है, बैंक के रूप में जमा कराता है। और जो फर्म है उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि वो सब काम कर सके, तो वो भी कई बार बैंकों से उधार लेती है, और वो वही उधार है जो घरेलू क्षेत्र ने बैंक में जमा कराया है, और वो जो बैंक है वो उत्पादक क्षेत्रों को उस पर ब्याज पे दे देते हैं। तो ये एक आय का प्रवाह चलता रहता है। तीसरा हम देखते हैं त्रि अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह या त्रिक्षेत्रीय मॉडल है। तो द्विक्षेत्रीय मॉडल में तो उत्पादक क्षेत्र और ग्रस्त को लेते हैं, और त्रिक्षेत्र में हमने सरकार को भी शामिल कर लिया। तो देखिए, उत्पादक और ग्रस्त का तो आपको समझ में आ गया कि जो घरेलू क्षेत्र है, अब इसमें केवल हम मौद्रिक प्रवाह को ले रहे हैं, इसमें वास्तविक प्रवाह को नहीं दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है
कि बेचारों ने घरेलू क्षेत्र ने अपनी सेवाएं किसको दी? उत्पादक को, और उत्पादक ने उन सेवाओं का भुगतान कर दिया मुद्रा के रूप में, और इसने जो भी भुगतान करा वो इसने इस पे घरेलू क्षेत्र को वापस दे दिया अपनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए। जो थोड़ी सी बचत थी वो इसने इसको जमा करा दी वित्तीय प्रणाली को, और इसको जो उधार चाहिए था उसने बैंक से उत्पादक क्षेत्र ने ब्याज ले लिया, और जो फर्म है वो भी अपनी बचत यहाँ जमा कराती है बैंक में, और कई बार घरेलू को भी या जो आदमी है उसको भी उधार की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उसको लोन लेना है और कुछ लेना है तो वो भी इस बैंक से लोन लेता रहता है। तो ये तो वित्तीय प्रणाली में क्या हो गया कि घरेलू क्षेत्र ने अपनी बचत यहाँ जमा कराई, कई बार इसको उधार की जरूरत पड़ती है तो वो बैंक से ले लेता है, और उत्पादक क्षेत्र को भी ये जो वित्तीय बाजार है वो भी इसको उधार देता है, और उत्पादक भी अपनी बचत यहाँ पे जमा कराता है। अब सरकारी क्षेत्र में क्या होता है कि सरकार क्या है उत्पादकों से क्या लेती है? टैक्स। कि भाई आपने इनडायरेक्ट टैक्स लेती है कि भाई आपका जो भी उत्पादन हुआ है, आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है, सरकार को उसका टैक्स दीजिए। और ग्रस्तों से भी सरकार डायरेक्ट टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स वगैरह इनके रूप में टैक्स लेती है। तो सरकार इन दोनों से ही क्या करती है? टैक्स लेती है। और टैक्स के बदले में सरकार क्या करती है कि विभिन्न योजनाओं पर खर्च करती है, निवेश करती है अर्थव्यवस्था में। और कई बार सरकार द्वारा हमने आपने देखा भी था राष्ट्रीय आय में जो उत्पादक क्षेत्र है उसको क्या दिया जाता है? अनुदान या सब्सिडी। और घरेलू क्षेत्र को क्या दिया जाता है? हस्तांतरण भुगतान। जैसे आप पेंशन मान लीजिए, स्कॉलरशिप मान लीजिए, सरकार द्वारा काफ़ी सारी स्कीम चलाई जाती है। जो हस्तांतरण भुगतान है वो सरकार द्वारा ग्रस्तों को किया जाता है, और अनुदान का किसको किया जाता है? फर्मों को। और ये उत्पादक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र दोनों सरकारों को क्या कर रहे हैं? अपना अपना टैक्स जमा करा रहे हैं, और सरकार के पास जो टैक्स का कलेक्शन होता है उसको सरकार इकोनॉमी में ही खर्च करती है, निवेश करती है, जिससे अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। तो त्रिक्षेत्रीय मॉडल में हमने उत्पादक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र आपस में तीनों में कॉम्बिनेशन देखा कि तीनों किस प्रकार से काम करता है। एक चीज़ और याद देख लेना आप इसमें ये भी है कि जो सरकार है वो अपनी बचत भी वित्तीय बाजार में मान लीजिए बैंक में जमा कराती है, और सरकार को कई बार उधार की जरूरत पड़ती है तो सरकार बैंकों से उधार लेती है। सरकार के पास भी कई बार इतना पैसा नहीं होता है तो सरकार उधार लेती है। तो वित्तीय प्रणाली में आप देख रहे हैं कि सभी अपनी बचतें यहाँ जमा करा रहे हैं, जब जिसको उधार की जरूरत पड़ रही है वो यहाँ से उधार भी ले रहे हैं। अब हम अर्थव्यवस्था का चतुर्थ श्रेणीय मॉडल या चार क्षेत्रीय मॉडल देखते हैं। तो इन तीन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि उत्पादक, वित्तीय प्रणाली, ग्रस्त और सरकारी क्षेत्र ये किस तरीके से काम करते हैं। शेष विश्व व्यापार में क्या होता है कि जो उत्पादक क्षेत्र है वह दूसरे देशों के साथ में आयात व निर्यात भी करता है, कि दूसरे देश को तो वो वस्तुओं का आयात कर रहा है और दूसरे देश से वस्तुओं का वो निर्यात भी कर रहा है। जैसे कि उसके पास किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और दूसरे देश को उसकी ज़रूरत है तो वो दूसरा देश उससे आयात कर लेगा, और जो हमें हमारी चीज़ की ज़रूरत है जो दूसरे क्षेत्रों में हो रही है और हम उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ का हम दूसरे देश से निर्यात कर लेते हैं। तो चतुर्थ से क्षेत्रीय मॉडल में हम निर्यातों के बारे में और आयातों के बारे में भी देख लेते हैं, जो शेष विश्व का मॉडल है, और इसको ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप देख लेना, समझ लेना, सीधा सा चैप्टर है कि आय का प्रवाह इकोनॉमी में किस तरीके से घूमता रहता है। इसमें हमने अर्थव्यवस्था की शुरुआत में हमने देखा था कि जो चार क्षेत्र होते हैं, घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर या विदेशी बाजार। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो एक तो वास्तविक प्रवाह होता है, एक मौद्रिक प्रवाह होता है। फिर हमने दो क्षेत्रीय मॉडल, तीन क्षेत्रीय मॉडल और चार क्षेत्रीय मॉडलों के बारे में देखा, और दो क्षेत्रीय मॉडल में हमने देखा कि घरेलू क्षेत्र होता है और उत्पादक क्षेत्र होता है। तीन क्षेत्रीय मॉडल में सरकारी क्षेत्र और जुड़ जाता है, और चतुर्थ सेक्टर मॉडल में एक विदेशी व्यापार भी या विदेशी या फॉरेन सेक्टर इसमें जुड़ जाता है। दो क्षेत्रीय मॉडल के बारे में हमने समझ लिया था कि इसमें आय का प्रवाह किस प्रकार से होता है। फिर हमने देखा था कि अगर इसमें वित्तीय प्रणाली को भी शामिल कर लिया जाए तो किस प्रकार से इसमें होता है। फिर हमने तीन क्षेत्रीय मॉडल में सरकारी क्षेत्र को शामिल करके देख लिया था कि सरकार इन दोनों क्षेत्रों से टैक्स लेती है और इन दोनों क्षेत्रों पे अपना अपना कुछ खर्च करती है, भले ही वो अनुदान के रूप में हो या हस्तांतरण भुगतान में हो। और चार क्षेत्रीय मॉडल में हमने
शेष विश्व क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र में लिया था, जिसमें दूसरे देशों के साथ आयात व निर्यात को दिखाया जाता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।